Where's the fun in waiting? Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रभावी उपायों को लेकर और वैक्सीन के 100 करोड़ से अधिक डोज देने की भारत की उपलब्धि की सराहना पूरे दुनिया में हो रही है। लेकिन हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना महामारी का खतरा अभी गया नहीं है और यह बीमारी अभी भी हमारे बीच मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम प्रत्युष रंजन, एग्जीक्यूटिव एडिटर जागरण मीडिया के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण डायलॉग के आज के इस खास कोविड स्पेसिफिक एपिसोड में, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। आज के जागरण डायलॉग का सेशन का टॉपिक है कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की मजबूत होती लड़ाई में क्या है आगे की तैयारी। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा। डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा इज द चेयरमैन कोविड वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। डॉक्टर अरोड़ा, आपका जागरण डायलॉग में स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अरोड़ा, सबसे पहला सवाल, 108 करोड़ कोविड डोजेज एडमिनिस्टर्ड हो चुके हैं भारत सरकार के लिए, हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, आप सभी एक्सपर्ट के लिए जो पूरे जी जान से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए थे। कैसी रही अभी तक की ये लड़ाई और कैसा रहा अभी तक का ये सफर? आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो मैं अपने समस्त देशवासियों को मुबारक देना चाहूंगा। दिवाली और दशहरे की ही नहीं, लेकिन जो सहभागिता उन्होंने दिखाई है कोरोना से लड़ाई की, मैं समस्त देशवासियों ने, उसमें उनको कोटि प्रणाम। ये सब लोगों का एक मिला जुला प्रयास रहा है और इस प्रयास की रूपरेखा पिछले साल फरवरी मार्च में ही तैयार कर दी गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल साफ था कि इस महामारी से बचने का तरीका वैक्सीन एक या टीकाकरण एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहेगा, अवलंब रहेगा, जिसमें बाकी जो तरीके हैं वो तो बने रहेंगे, लेकिन टीकाकरण एक महत्वपूर्ण रहेगा। और इसीलिए पहले दिन से एक सोच के साथ इस यात्रा पे निकला गया और उस सोच का मूलभूत जो आधार था वैक्सीन आत्मनिर्भर था, क्योंकि ये बड़ी जल्दी समझ आ गया था कि जो देश हैं छोटी दवाइयों के लिए भी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, तो वैक्सीन जैसी स्थिति के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि हम लोगों को एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना था, तो पूरा का पूरा एक जो वैज्ञानिक इकोसिस्टम है उसमें परिवर्तन लाया गया लगभग रातों रात में। और भारत एक खाली वैक्सीन निर्माता जो था, अब वैक्सीन का विकास करने वाला, डेवलप करने वाला और फिर निर्माता, दोनों चीजों के लिए उसकी तैयारी की गई। और यही कारण है कि जनवरी आते आते हमारी पूर्णतः देशी निर्मित कोवैक्सीन भी हो गई और साथ में जो कोविशील्ड था उसकी निर्माण शक्ति इतनी अधिक बढ़ा दी गई कि आज अगर हम देखते हैं तो सीरम इंस्टीट्यूट वाले जो निर्माता हैं लगभग 30 करोड़ टीके बना सकते हैं। तो एक तरीके से ये एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से उसको उतारा गया और आज जो उपलब्धि है उसकी नींव 1.5 साल पहले थी। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण हमारे पड़ाव रहे, यानी कि टीकाकरण का दिया कैसे जाएगा, क्योंकि पहली बार वयस्कों को टीका दिया जा रहा था, उसकी तैयारी पिछले साल जून जुलाई में कर दी गई थी। कोविन प्लेटफॉर्म का जो निर्माण है, ये दुनिया में सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म में माना जाता है, वो पिछले साल जुलाई अगस्त सितंबर में तैयार हो गया था। और साथ ही साथ वैक्सीन की सुरक्षा के बारे में, क्योंकि ये मालूम था कि लोगों के मन में संशय रहेगा, भय रहेगा, और खासतौर पर वयस्कों को पहली बार टीका लगाया जा रहा है, उनके मन में तरह तरह की भ्रांतियां भी रहेंगी, अफवाहें रहेंगी। तो उसके लिए जो वैक्सीन सुरक्षा का जो एक तंत्र बनाना था, AEFI सर्वेलेंस कहते हैं, उसको चुस्त दुरुस्त किया गया। हर जिले में एक एक्सपर्ट्स का पैनल तैयार किया गया। और फिर जो एक नायाब चीज मैं सोचता हूं की गई, और वो थी कि जो हमने पोलियो के कार्यक्रम में देखा
जो हमने मीजल्स और खसरे के अभियान के दौरान देखा, जो उस समय हमें टीकाकरण में जो एक चैलेंजेस रही, चुनौतियां आई और उसको किस तरीके से देश ने पार किया, उन सारे अनुभवों का एक इस्तेमाल करके एक 360 डिग्री अप्रोच सोशल मोबिलाइजेशन और सोशल एंगेजमेंट की करी गई। और ये पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, यानी कि पहले से ही, और हम इसके लिए तैयार थे कि लोगों के मन में शुरू में हिचक होगी, उसको कैसे तैयारी करी जाएगी। और यही है कि आपने देखा कि शुरू में सोशल मीडिया में बहुत सारी नेगेटिव मीडिया थी। मैं यहाँ पर मीडिया का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा। आपसे पहले कई बार बात हो चुकी है कि जहां नेगेटिव इंफॉर्मेशन थी, अफवाहें थी और गलत इंफॉर्मेशन थी, पिछले 3-4 महीने में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे वो उतनी इंटेंसिटी में नहीं है या कभी कभार दिखाई देती है। वो बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय डिजाइन है। उसके लिए इस पूरे कैंपेन को प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव तरीके से, कि परेशानी होने से पहले ही उसका अंदाजा लगा के तैयारी करी जाए। तो इस साथ के साथ एक जो मुख्य हमारे को मालूम था कि टीके की असीमित मात्रा उपलब्ध नहीं है, देयर इज नो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वैक्सीन अवेलेबल। ग्लोबली ये मालूम पड़ गया था। अप्रैल के महीने में हम सबको मालूम है कि कई प्रदेशों ने कोशिश करी कि दुनिया में से वैक्सीन हम इकट्ठा कर सके। उस समय ये स्थिति थी कि आप राफेल विमान तो खरीद सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की एक टीका नहीं खरीद सकते। लेकिन जिस तरीके से पड़ाव बनाए गए थे कि जुलाई के एंड तक 50 करोड़ करेंगे, तो अगस्त की 7 तारीख को 50 करोड़ हो गए। इसके बाद अक्टूबर में 100 करोड़ था, तो अक्टूबर में, और अब उसी गति से अब प्रयास है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम शुरू किया, हर घर दस्तक। उसकी मूल भावना यही है 100% इम्यूनाइजेशन, हर एक व्यक्ति को टीकाकरण होना चाहिए। और ये जो अनुभव है हमें पोलियो से मिला, जहां पर घर घर में जाकर के 1998 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया, और उसी वजह से हम लोगों को यहाँ तक पहुंचने में सुविधा मिली। और उस समय ये बड़ा क्लियर हो गया था, लगभग 20% परिवार या लोग ऐसे होते हैं जो टीकाकरण केंद्र में आने में उनको तकलीफ होती है, समय के अभाव की वजह से, दूर दराज में रहने की वजह से उनको मालूम नहीं होता, कुछ लोगों में हिचक भी होती है, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मियों में थोड़ी शिथिलता आने लगती है। उसी को देखते हुए चलते गए। तो अभी तक की जो यात्रा हमने करी वो एक तैयारी के हिसाब से थी, लेकिन ये सोचें कि आगे की तैयारी जो है वो सुगम रहेगी, ऐसा नहीं है। उसकी चुनौतियां भरा रास्ता है और उसको भी प्राप्त करने की पूरी तैयारी की गई है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया, प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव सरकार और पूरी मशीनरी आगे बढ़ी, जिसका हमने अभी देखा कि हमने एक कम समय में और प्लानिंग के तहत जैसे जैसे जो माइलस्टोन हम सब ने किए, पूरी मशीनरी ने की। डॉक्टर अरोड़ा, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अब यहाँ से आगे ले जाने की तैयारी, आपने घर घर दस्तक की बात भी की, इसके अलावा किस किस तरह के कैंपेन है और जागरण के दर्शकों के लिए हर घर दस्तक अभियान क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप हमें डिटेल में बताएं। तो हर घर दस्तक का मतलब ही यही है कि हर घर में जाकर के देखना है कि अगर किसी को टीका नहीं मिला है उसको टीका, और वयस्क को है तो उसको टीका मिलना चाहिए। अगर उसने एक टीका लिया है और दूसरे टीका भी उसको लेना जरूरी है। मूल मकसद ये है, और ये इसके लिए पहले से ही तैयारी की गई है। उसका यह है कि अगर हमारे करीब 6 लाख गांव हैं, 6-6.5 लाख गांव हैं, और उसमें 10 लाख के लगभग, 11 लाख के लगभग आशा है। तो आशा बहन जी को मालूम है कि मेरे गांव में किन लोगों ने टीका लगवा लिया है, किन्हों ने नहीं लगवाया, और कितनों का एक टीका बाकी है। तो एक तरीके से ये इस तरह की पहले से ही तैयारी। तो अगर आप आज किसी भी गांव में चले जाएं तो आपको ये अंदाजा इमीडिएटली हो जाएगा कि ये 8 घर हैं जिनमें टीके नहीं लगे। दूसरा, इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी वार्ड के लेवल पे इस तरह का एक माइक्रो प्लानिंग करी गई है, जिससे कि उन घरों की तरफ विशेष तवज्जो दी जाए, विशेष ध्यान दिया जाए जहां पर अभी भी लोग हैं जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं या एक टीका रहता है। और यही कारण है कि अगर आप देखें, आज का आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 75% लोग हैं जो दूसरे टीका लगवाया है और 25% पहला टीका लगा है। तो
और ये पिछले अक्टूबर के पहले हफ्ते से ऐसा होना शुरू हुआ, क्योंकि ये तैयारी की गई इसी तरीके से। और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि टीके की कहीं भी कमी नहीं हो। तो आज ये है कि हर प्रदेश में अगर कुल मिला के तो 10, 12 या 15 करोड़ टीके उपलब्ध हैं, टीकों की कोई कमी नहीं है। और जो आखिरी के जो 20% लोग रहते हैं जिनको टीका बिल्कुल नहीं मिला है, उस तक पहुंचने के लिए एक लक्ष्य तैयार किया गया है कि 30 नवंबर तक हर एक व्यक्ति को कम से कम एक टीका लग जाएगा। और इसमें बहुत आशान्वित हैं हम सब लोग। कारण ये है कि लगभग आधा देश ऐसा है, इस समय आधे प्रदेश ऐसे हैं जहां 90 और 95% लोगों को एक एक टीका लग गया है। कई तो प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 100% को लग गया। तो ये बहुत उत्साहजनक है कि आज भी कोविड टीके के प्रति उत्साह बना हुआ है, उत्सुकता बनी हुई है और उसी को आगे ले जाने की जरूरत है। तो कोशिश यह है कि इस महीने के आखिर तक हर एक व्यक्ति को एक टीका लग जाए और फिर उसके बाद दूसरा टीका समय आने पर उसको दूसरा टीका भी लग जाए। जी डॉक्टर अरोड़ा, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जहां पे बहुत उत्साहजनक रिपोर्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम एरियाज हैं, कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं। और अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने उन सारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर से बातचीत की थी। तो ऐसे पॉकेट्स में रीच बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए कोई खास उपाय कर रही है सरकार? हाँ, तो इस जो ये 40-48 डिस्ट्रिक्ट हैं ये, जिनमें अभी कवरेज जो एक टीके का भी कवरेज है वो 50% से नीचे है। तो ये विशेष ध्यान देने या एट रिस्क जिसको स्ट्रैटेजी कहते हैं, और उसके तहत वहां तक पहुंचने का पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। और जिस तरह से क्रिकेट और फुटबॉल में, हॉकी और फुटबॉल में मैन टू मैन मार्किंग करी जाती है, तो उसी तरीके से हर व्यक्ति से जाकर बातचीत करना। तो एक तो होता है कि आप मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट मीडिया है, बाकी जो सोशल मोबिलाइजेशन के चैनल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत तौर पे लोगों से बातचीत की जाती है। और आपने और ये भी सुना होगा कि धार्मिक धर्म गुरुओं को, जो स्थानीय मुजस्सिस, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनके थ्रू बातचीत लोगों से करवाना, ये उसका मकसद है कि जिनके मन में कुछ हिचक है। और साथ ही साथ जब व्यक्तिगत तौर पे बातचीत हो रही है तो उनकी जो व्यक्तिगत तौर पे उनके मन में संशय हैं, गुत्थियां हैं, ग्रंथियां हैं, उनका समाधान किया जा सके। तो वो पर्पस ये है, क्योंकि ये अनुभव कहाँ से आया? ये अनुभव आया हमारा मिशन इंद्रधनुष से। तो हम लोगों ने जो पिछले सालों के अनुभव हैं उसको पूरी तरीके से भुनाने का प्रयास किया जा रहा है कि उससे हम आगे ले सकें, क्योंकि बच्चों का टीकाकरण अब 90% से ऊपर हो गया था। इसी तरीके से वयस्कों के टीकाकरण का भी उसी अनुभव के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी डॉक्टर, कुछ लोगों के सवाल आए थे हमारे पास, जो इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट्स के पोटेंशियली फास्टर स्प्रेडिंग सबलाइनेज जैसे कि AY.4.2 या इसके पहले AY.1, AY.2 ऐसे डेल्टा वेरिएंट्स के बारे में लोग थोड़ा खासा चिंतित हैं। और एक दूसरे रिपोर्ट के अनुसार डेल्टा वेरिएंट्स के हजारों और भी नए वेरिएंट्स यूके, यूएस में स्पॉट किए गए हैं। इंडिया में भी क्या इन वेरिएंट्स का असर देखा जाना आपको संभावित लगता है? तो यहाँ पर मैं आपको अच्छी खबर दूंगा। पहली खबर तो यह है कि जो भारत का जीनोमिक सर्वेलेंस का नेटवर्क है, इंसाकॉग कहते हैं उसको, उस नेटवर्क के थ्रू जितने भी दुनिया भर में डेल्टा के वेरिएंट या बच्चे निकले हैं वो यहाँ पर भी पाए गए। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम है चुस्त दुरुस्त है और सेंसिटिव है कि भाई अगर कहीं पे कोई नई चीज आ रही है, बाहर पता चली और हमें नहीं पता, ऐसा नहीं। और जैसे खास तौर पे आपने AY.4.2 की बताई, जो कई देशों में कहा गया कि ये बड़ा है, यहाँ पर कुल मिलाकर आज तक 40-50 इसके वायरसेस मिले हैं। और जहां पर भी मिले हैं उसको बहुत, जहां भी कोई नया ऐसा म्यूटेशन वाला मिलता है, वेरिएंट की जगह मैं यूं कहूंगा म्यूटेशन मिलता है, तो उसको बहुत ही नजदीक से देखा जाता है और छानबीन की जाती है कि उसका प्रसार तेजी से तो नहीं हो रहा, या वहां पर बहुत सारे लोग सडनली कोविड के केसेस बढ़ गए हों या अस्पताल में दाखिल ज्यादा हो रहा। तो अभी तक बिल्कुल भी हमें नहीं लगता है, बल्कि
और देशों ने भी हमारे देश की जो हमारा जो ये अध्ययन है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उसका इस्तेमाल उन्होंने भी किया है कि नहीं, ये उनको लगा कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, खासतौर पे यूके ने, बट बाद में ये है कि नहीं, वो थोड़ा 19-20 का फर्क है, लेकिन हमारे यहाँ डेल्टा अभी भी सब पे छाया हुआ है, यानी सबसे ज्यादा उसी का प्रसार है और उसी वजह से है। ये जो दूसरे वेरिएंट हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी चिंता वाली हमें नहीं लगता है कि ये दुखी करेंगे। उसके अलावा जो वैक्सीन्स हैं, हमारे सौभाग्य से जो भी दोनों वैक्सीन्स हैं, वो वैक्सीन उतनी ही जो है प्रभावी हैं गंभीर बीमारी से रोकने के लिए और मृत्यु से, जितना कि बाकी डेल्टा वेरिएंट और बाकी वेरिएंट्स के। तो कुल लबोलबाब ये है कि इस समय ऐसा लगता नहीं, चिंता की बात है। और AY 4.2 जो है हमारे यहाँ अप्रैल मई में मिला था, यानी कि आज से 6 महीने पहले की बात है, और उसमें कोई विशेष इसकी विकास या ग्रोथ नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा फैला। तो लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस समय ये बिल्कुल, इसमें थोड़ी भी ढिलाई नहीं आनी चाहिए कि कोई नया वेरिएंट आएगा, क्योंकि वो वेरिएंट हमारे लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि फरवरी मार्च में डेल्टा वेरिएंट ने इस साल किया। तो इस पे बहुत कड़ी नजर रखी जा रही है, इसमें कोई ढिलाई देने की ना एक औचित्य बनता है, ना उसको ढिलाई को बरता जा रहा है, और बहुत नजदीक से इस जीनोमिक सर्वेलेंस को किया। और इस समय देश में 38 लेबोरेटरीज हैं हर प्रदेश में, जिससे कि कोई एरिया छूट ना जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगला सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, दशहरा और दिवाली में हमने यह महसूस किया कि कई सारे लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, और अब छठ की शुरुआत हो चुकी है जो आज से ही हो चुकी है। एक बार जागरण के हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस और इसका पालन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए सुरक्षा कवच है किसी भी वेरिएंट के। तो यहाँ पर मैं भारतवासियों को फिर से मुबारक देना चाहूंगा। दशहरा लगभग 3 से 4 हफ्ते के बीच पहले हुआ, ठीक साहब, और दशहरे के बाद बहुत चिंता थी कि देश में फिर एक छोटी सी लहर आने की संभावना होगी, लेकिन इक्का दुक्का प्रदेशों में थोड़ा सा कुछ बड़ा केसेस, लेकिन विशेष तौर पे नहीं बढ़े ज्यादा केसेस। अब जैसे हिमाचल में मंडी वगैरह में थोड़े से केसेस बढ़े, मतलब इस इंफॉर्मेशन को, सूचना को बिल्कुल लोकल लेवल पे अध्ययन किया गया है और देखा गया है कि लोगों ने बहुत ही संयम से और एक मैच्योर तरीके से इन फेस्टिवल्स के दौरान अपने व्यवहार को बनाए रखा है। तो एक तो ये बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं हम सब लोग। दूसरी तरफ छठ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले लोग सोचते थे कि खाली उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार और बाकी पूर्वी, लेकिन सारे देश में ये बहुत उत्साह से मनाया जाता है और कोशिश की जा रही है कि लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है उसको मनाते रहें, लेकिन उसके दौरान जिस तरह का संयम अभी तक दिखाया गया है उसको संयम को बरतते रहें। विशेष कुछ नहीं, एक तो जगह जगह पे कोशिश की गई है कि जो नदियां हैं, जो कुंड हैं, जो वो जगह नियत करी गई हैं वहीं पर करा जाए, भीड़ भाड़ ना करी जाए, कोविड उपयुक्त बिहेवियर को बनाए रखा जाए। तो मेरे को नहीं लगता कि विशेष समस्या होनी चाहिए, लेकिन विनम्र प्रार्थना है सबसे कि भावना में ना बहें, क्योंकि त्योहार हर साल आता है, महामारी 100 साल में एक बार आती है। तो अगर एक साल हमने संयम बरते रखा तो हमें बहुत जल्दी इस कोविड बीमारी से निजात मिल सकती है, अपनी हम रोजमर्रा की जिंदगी में लौट सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सबका सहयोग मिलेगा इसमें। जी डॉक्टर, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, थोड़ा स्पेसिफिक है। हमने देखा मार्च अप्रैल मई का समय 2020 और 2021 दोनों सालों में इन 3 महीनों के दौरान केसेस बढ़े, मामले खतरनाक तक साबित हुए। क्या हम मान के चले कि जो स्थिति हमने इन 2 सालों में देखी
क्या वो 2022 के भी 2-3 महीने में देखी जा सकती है? ऐसी कोई संभावना आपको दिख रही है? इसकी संभावना बहुत कम लगती है, अनलेस कि कोई बहुत ही खतरनाक वेरिएंट आ जाए। उसका कारण 2-3 कारण है। नंबर एक तो टीकाकरण बहुत तेजी से चल रहा है और आज तक लगभग 80% वयस्कों को कम से कम एक टीका पूरे देश में लग चुका है। दूसरी चीज ये है कि जो सीरो सर्वे किए गए हैं सारे देश में, वहां पर 80, 85, 90, आपने अभी सुना होगा दिल्ली में 97% सीरो पॉजिटिव है। तो जब सीरो पॉजिटिविटी जो पॉजिटिविटी है वो 2 वजह से हो सकती है, या तो प्राकृतिक तौर पे जो संक्रमण हुआ उसकी वजह से, या दूसरा टीकाकरण की वजह से। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी संख्या हमारी जो वयस्कों की है वो संक्रमित है इस समय, या फिर उनको जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनमें सीरो पॉजिटिविटी इसलिए बढ़ रही है कि टीकाकरण उसमें शुरू पहले हुआ था तो वहां पर है। और बच्चों में भी जो वो है सीरो पॉजिटिविटी लगभग बड़ों के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में अगर दुनिया की किस्मत बहुत ही खराब हो या कोई नया ऐसा वेरिएंट आ जाए जो पुराने सारे वेरिएंट्स के ऊपर हावी पड़ जाए, लेकिन हमें लगता नहीं है, बहुत कम उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोगों ने दुख सहा है पिछले इस साल के मार्च, अप्रैल, मई में, वैसा दोबारा होगा, हमें नहीं लगता। जी, आखिरी 2 सवाल करोड़ा। अभी हमने हाल में देखा कि देश के उत्तरी हिस्सों और कई सारे हिस्सों में एयर क्वालिटी का लेवल बहुत ही खराब है और पॉल्यूशन का स्तर लगभग सीवियर कैटेगरी में आ गया। क्या बदलता या बढ़ता पॉल्यूशन भी कोविड केसेस को बढ़ाने में कोई भूमिका निभाता है? क्या कनेक्शन है इन दोनों का? देखिए, कोविड अपना जो व्यवहार है वो वैसे वैसी बनाता है, जब फैलने का जो उसका तरीका है, संक्रमण करने का तरीका, कि अगर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया तो वो फैलेगा। लेकिन जब हमारा पर्यावरण की जो गुणवत्ता है इतने नीचे स्तर पे आ जाए, तो अगर बीमार हो गए तो गंभीर बीमारी होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यानी 2 चीजें हैं, एक है संक्रमण की संभावना, दूसरा गंभीर बीमारी होने की संभावना। तो संक्रमण होने की संभावना तो वही रहेगी जिस तरीके से हम व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में हमने ढिलाई करी और हमें संक्रमण हुआ तो गंभीरता होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है टीकाकरण के बावजूद, एक। और नंबर 2 कि अगर खास तौर पे किसी को अगर दमे की बीमारी है या फेफड़ों की और कोई बीमारी है तो वहां पर भी संक्रमण का गंभीर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये और भी हमारे पे एक जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना उपयुक्त व्यवहार को बहुत अधिक अच्छी तरीके से बनाए रखें। जी, आखिरी सवाल आपको अरोड़ा। बच्चों के स्कूल लगभग सारे स्टेट्स में अब खुलने लगे हैं, ऐसे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को, पेरेंट्स को और खुद बच्चों को भी, जिससे वो इस महामारी से सुरक्षित रहें? और बच्चों के वैक्सीन आने की कब तक की संभावना है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो इसका वैज्ञानिक आधार है, दूसरी तरफ माता पिता का भावनात्मक विषय भी है ये कि स्कूल अब बच्चे जाएंगे तो वो सुरक्षित रहने चाहिए। तो जब बड़ों का जो टीकाकरण एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाए तो उस समय क्या होगा कि बच्चों को एक सुरक्षा आवरण मिलेगा। अगर घर के सब वयस्क टीकाकृत हैं, इसी तरीके से स्कूल के टीचर्स और बाकी कर्मचारी भी अगर टीकाकृत हैं, ऐसी स्थिति में बच्चे को टीका लगा हो या ना लगा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक सुरक्षा कवच के घेरे के बीच में है। और खास तौर पे इसी बात का ध्यान रखना है कि, और यही कहा गया है, और स्कूल के कर्मचारियों के लिए विशेष टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन परिवारों की अपनी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिवार में जहां छोटे बच्चे हैं वहां पर हर एक वयस्क टीकाकृत रहे, क्योंकि बच्चे को संक्रमण होता है लेकिन उसकी गंभीरता उसके चारों तरफ के वयस्कों को ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो बीमारी को फैलाने में सहयोग करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो पहला ध्यान ये है कि हर वो घर जिसमें बच्चा है स्कूल जाने लायक, वो विशेष ध्यान रखे,
स्कूल टीचर्स जहां स्कूल जा रहा है वहां पर ध्यान रखा जाए। तीसरी चीज ये है कि बच्चों के बारे में कई बार माता पिता जो एक भावनात्मक तौर पे परेशान हो रहे हैं, वो मैं चाहूंगा कि कम हो। देखिए, स्कूल ना जाने के बावजूद पिछले 1.25 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, उसके बावजूद भी जो सीरो पॉजिटिविटी अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, वो बच्चों में बड़ों के बराबर है। यानी कि इन्फेक्शन जो है बच्चों को और बड़ों में बराबर है, चाहे वो घर में थे चाहे वो स्कूल में। लेकिन उनको इतनी समस्या नहीं है जितनी कि उनके चारों तरफ वयस्क है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि बच्चों में टीकाकरण कब शुरू किया जाएगा, तो बच्चे हमारे लिए अमूल्य निधि हैं, और जब तक बच्चों को टीका नहीं लगेगा तब तक कोरोना को पूरी तरीके से एक निवारण तो नहीं कह सकते, एलिमिनेशन तो नहीं होगा, लेकिन उनको कंट्रोल करना है। तो बच्चों को भी टीकाकरण, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। हमारे देश में 4-5 टीके हैं जो बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। एक ज़ाइकोवी डी के बारे में आपने सुना, दूसरा जो है कोवैक्सीन का, फिर एक कार्बोवैक्स है जो बायोलॉजिकल ई का है, और एक कोवावैक्स है जो सीरम इंस्टीट्यूट का, और इसके अलावा हमारी mRNA वैक्सीन भी आ रही है, वो भी बच्चों को लगाई जा सकेगी। तो हमारे 44 करोड़ बच्चे हैं, करीब करीब सभी को टीका लगाया जा सकेगा। टीकों की प्रचुर मात्रा, उसका अरेंजमेंट हो गया है। लेकिन अभी शुरुआती तौर पे जो एक कार्यक्रम समग्र तरीके से बनाया जा रहा है, जिसमें जो बच्चे बीमार हैं, जिनमें गंभीर कोरोना बीमारी होने की संभावना है, अगले हफ्ते 2 हफ्ते में इसकी जो सूची है उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और जब टीकाकरण बच्चों का शुरू होता है तो पहले उन बच्चों को प्राथमिकता के तौर पे दिया जाएगा, जैसे बड़ों में किया गया था, और फिर उसके बाद अगले साल की पहली तिमाही में आशा है कि हम स्वस्थ बच्चों को भी टीकाकरण कर सकेंगे। जी, समय भाव के कारण इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सारे सवालों का बहुत डिटेल्स में जवाब दिए। मैं आशा करता हूँ जागरण के दर्शकों को, पाठकों को ये सेशन पसंद आया होगा और फायदेमंद लगा होगा। जागरण के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर ये सेशन का वीडियो अवेलेबल है। इसको आप अपने परिवार में, दोस्तों में, फैमिली में भेजकर उन तक ये जानकारी पहुंचाएं। और ये याद रखें कि हर घर दस्तक अभियान में जब आपके घर दस्तक हो तो आप ये जरूर बताएं कि आपने वैक्सीन ली या नहीं ली, दोनों वैक्सीन ली या नहीं, और सारे कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। नमस्कार।